हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के लेक्चर दे रहा था। बायोडाइवर्सिटी में जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, और उस 11th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट वन चैप्टर था आपका एनिमल किंगडम बायोडाइवर्सिटी में, उसकी स्टडी कर रहे थे। एनिमल किंगडम में अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो है, जो लास्ट एक हमने फाइलम पे हम पहुँचे थे, एक फाइलम को डिस्कस किया था, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो आज हम उसके कंटिन्यूएशन में उसे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे और नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे, और जो आपका नेक्स्ट फाइलम होगा वो है एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो आज का फाइलम फ्रेंड्स हम जो रखेंगे आपकी बुक के हिसाब से, जो आपकी बुक में मेंशन है एस्केहेल्मिन्थेस। ठीक है, राउंड वर्म। इससे पहले हमने पढ़ा है टेप वर्म, तो आज का लेक्चर रहेगा राउंड वर्म के नाम। चलिए इसे देखते हैं। जो आज का टॉपिक है फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। देखिए, जो हेल्मिन्थेस का मतलब होता है ना, जो ये हेल्मिन्थेस है इसका मतलब होता है वर्म। एस्कॉस का मतलब होता है सैक लाइक। ठीक है, तो इसका जो नेम डेराइव किया गया वो इस वर्ड से डेराइव किया है, सैक लाइक की स्ट्रक्चर है, यानी कि ये फ्लैट नहीं है। सैक लाइक का मतलब ये फ्लैट नहीं है, तो कैसा है, राउंड। अब राउंड का मतलब वो नहीं है राउंड क्रॉस सेक्शन का। इसका मीनिंग क्या है, राउंड क्रॉस सेक्शन की, जैसे यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, मैं एक इसका डायग्राम बनाता हूँ। जिसे बोलते हैं एस्केरिस। ठीक है, इसका एक टिपिकल जो मेंबर है, जो आपके देखिए, ये इसका एक मेंबर है एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस इसका एक एग्जाम्पल है। ये इसकी हेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसकी टेल स्ट्रक्चर है। ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो है पहली बार इसमें फेरिंग्स की स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पे पहली बार फेरिंग्स की स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर फेरिंग्स होती है। एक्चुअल में ये मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये इसका माउथ है हेड की तरफ, और इधर एनस है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये दो टाइप के हम बोलते हैं। एक तो इस तरीके से सैक लाइक मैंने बताया था, जिसमें एक ही ओपनिंग है, एक ही पोर जो है वो ओपनिंग का भी काम करता है, इनकमिंग का और आउटगोइंग का भी काम करता है, यानी एक ही पोर एनस और माउथ दोनों का काम करता है। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होती है, जैसा आपने निडेरिया में देखा था। दूसरा जो है, दूसरे प्लांट को इस तरीके से बोला जाता है, जिसमें देखिए ये एक ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एक एंड पे जो ओपनिंग है उसे माउथ, और दूसरे एंड पे जो है एनस। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और इसको जो है कंप्लीट टाइप का बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप का आ गया है। ये एक एडवांसमेंट है जो पहले के फाइलम में नहीं था। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फेरिंग्स।
उसमें भी मस्कुलर फेरिंग्स। देखिए एक चीज़ पहले हम उस पर आते हैं, तब यहाँ आएंगे बेहतर रहेगा। ये मैं भी हटा रहा हूँ। कुछ इसके जनरल फीचर जो है थोड़ा पहले ले लेते हैं, तब आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले हैबिटेट बताना है, तो जो इनका हैबिटेट है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के हैबिटेट है। जो आपके बुक में दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो देखिए ये फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है एंड टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है प्लांट और एनिमल में। जैसे हैबिटेट में जो इनका हैबिटेट है और जो इनकी हैबिट है, दो चीज़ें। देखिए हैबिट का मतलब होता है ज़िंदगी जीने का तरीका, तो इसमें जो है या तो कोई एनिमल फ्री लिविंग होता है, ठीक है, या फिर कोई पैरासाइट होता है, या फिर कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, या इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये तीन तरीके हैं, या तो सिम्बियोटिक रहना, पैरासिटिक रहना, या फिर फ्री लिविंग रहना। ये तीन टाइप की हैबिट्स होती हैं। किसी भी एनिमल को ज़िंदगी जीने के लिए वो तीन तरीके से रह सकता है, या तो फ्री लिविंग रहे। फ्री लिविंग का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है उससे अपने फूड को ले। पैरासिटिक का मतलब है ये फूड को अपने होस्ट से ले, ये होस्ट पे फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होता है, पैरासिटिक फॉर्म। सिम्बियोटिक का मतलब होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे दो मेंबर होते हैं और दोनों जो मेंबर हैं, दो मेंबर होते हैं और दोनों जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में रहते हैं, जो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जो फ्री लिविंग है यहाँ पे ये एनवायरनमेंट से अपने जो है सारे रिसोर्सेज लेता है, बेसिकली फूड लेता है, तो इसलिए इसे हम फ्री लिविंग बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको बताया गया है कि यहाँ जो है तीनों तरफ की कंडीशन है। अब दूसरी चीज़ हैबिटेट है, तो मैंने बोला था दो ही हैबिटेट है, एक तो पानी में रहना एक्वेटिक, और दूसरा जो है टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे रहना। तो यहाँ पे दोनों फार्म होते हैं। अब जो एक्वेटिक होता है इसमें दो आपको बताए थे, फ्रेश वाटर और मरीन, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल है इसमें जो है एक जो है सेमी एक्वेटिक जैसे गीली मिट्टी में होना, एक जो जीरोफिटिक बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रहना, और एक मॉडरेट कंडीशन में रहना। तो ये कंडीशन होती है हैबिटेट की। अब देखिए जो आपके बुक में लिखा है उसकी मीनिंग आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। एक्चुअली मेरा मकसद है ना कि आपको बुक पढ़ना आ जाए, आप जो किताब को पढ़ना सीखे। ये तो मैं भले इसे लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आप किताब को ज़रूर पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा है, दे में बी फ्री लिविंग, मतलब हैबिट की बात है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल, ये कंडीशन है। मतलब जो पैरासाइट है तो उसका होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ये सारी कंडीशन है। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। ये तो हो गया आपका हैबिट और हैबिटेट हो गए इनके, मैं इन्हें हटा रहा हूँ। अब इनमें जो चीज़ें और क्या बचती हैं, तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको देखेंगे। चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमने पढ़ी थी तो ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो वो था, ट्रिप्लोब्लास्टिक की जो कंडीशन थी वो बहुत पहले शुरू हो गई थी। पहली बार जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो कहाँ से है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। उसके बाद के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। ऐसा मैंने बताया था, चार्ट में जब आगे जाएंगे तो पहले वाली चीज़ों का एज्यूम कर लिया जाता है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 जर्म लेयर हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है। तो मैंने आपको बोला था मीजोडर्म, एक्चुअल में मीजोडर्म मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है। तो यहाँ पे पहली बार मसल्स मिलती है, और मसल्स मिलने का मतलब क्या हो जाता है, किसी न किसी तरीके का लोकोमोशंस,
तो यहाँ पे लोकोमोशन पॉसिबल है, जो मस्कुलर लोकोमोशन होगा। मस्कुलर लोकोमोशन और मूवमेंट, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिलेगी जो इससे पहले नहीं थी। ठीक है, जो पहले के ऑर्गेनिज्म थे उसमें जो है मेसोडर्म आ तो गया था, लेकिन वो कोई मसल फाइबर नहीं। यहाँ जो मसल्स बनती हैं वो ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनती हैं। एक्चुअल में दो तरीके की मसल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। जैसे जब आप एनिलिडा को पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों टाइप की मसल है, इस वजह से उसमें पेरिस्टाल्सिस लाइक मूवमेंट होता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होता है। जैसे आपने अर्थवर्म को गीली मिट्टी पे चलते हुए देखा होगा, तो वो एक बार बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है। आपने किसी कैटरपिलर को देखा होगा, तो कैटरपिलर भी ऐसे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो अल्टरनेट सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के मूवमेंट्स होता है। यहाँ पे जो मसल डेवलप हुई हैं वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही डेवलप हो पाई हैं, वो पूरी तरीके से, इसीलिए यहाँ मूवमेंट नहीं है। बट एक तरीके का एवोल्यूशन हो चुका है कि मस्कुलर मूवमेंट शुरू हो गया है। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का ये फ़ायदा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद हमने बात की थी कि सिलोम है कि नहीं, यहाँ सिलोम है बट स्यूडो है। तो ये स्यूडो सिलोमेट्स हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब स्यूडो सिलोमेट्स का कंडीशन मैंने क्या बताई थी, किसको बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट्स। तो स्यूडो सिलोमेट्स के लिए जैसे आपको बताया था कि एंडोडर्म से तो इंटेस्टाइन बनती है, उसके चारों तरफ ये जो है एक्टोडर्म से बॉडी वाल बनती है, इससे बॉडी वाल बनेगी। ठीक है, इस तरीके से बॉडी वाल, ये जो है इसकी इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, ये इसकी इंटेस्टाइन हो गई, गट हो गई। अब यहाँ पे जो मेसोडर्म है ना, वो इस तरीके से मसल फाइबर के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये इसके ना बॉडी में, इसके चारों कोनों पे इस तरीके से होते हैं। इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्वाड्रेंट, क्योंकि ये चार कोनों पे ना, इसलिए इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम यहाँ बोलते हैं स्यूडोसिलोम, क्योंकि आप जो है डेफिनीशन को याद करिए जो मैंने आपको बताया था। स्यूडोसिलोमेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ मेसोडर्म हो, दूसरी तरफ एंडोडर्म हो। जो इंटेस्टाइन या गट होता है वो हमेशा एंडोडर्म से डेराइव होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार बॉडी फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, और इसमें डिफरेंट ऑर्गन होती हैं। यहाँ पे ना इसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन के सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं, तो इनको हम स्यूडोसिलोमिक ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ये स्यूडोसिलोमिक ऑर्गन सिस्टम है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब स्यूडोसिलोमिक ऑर्गन सिस्टम है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्यूडोसिलोमेट कंडीशन में जब एक और टॉपिक आता है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो हम बोलेंगे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि ऑर्गन ग्रेड की बॉडी कहाँ पे बन गई थी, ऑर्गन ग्रेड की बॉडी बन गई थी प्लैटीहेल्मिन्थेस में। तो यहाँ एक और जो है स्टेप एवोल्यूशन में हुआ है, और यहाँ पहली बार ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी बुक के लैंग्वेज के हिसाब से चलें तो आपकी बुक में क्या लैंग्वेज मेंशन किया गया है, राउंडवर्म हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ है सिमेट्री। तो सिमेट्री आपने देखा ही था, निडेरिया में थी रेडियल सिमेट्री, निडेरिया और टिनोफोरा में। उसके बाद जो सिमेट्री थी वो थी बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब यहाँ पेयर ऑर्गन होंगे, इसे लेफ्ट और राइट में आप इसे दो लेटरल साइड में इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग बॉडी में लेफ्ट और राइट कंडीशन होंगे।
जो भी आर्गन होंगे वो पेयर आर्गन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी की वो सिमेट्री आपको मेंशन की गई है वो बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलम। अब देखिए यहाँ जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, देखिए अब जैसे ये आपकी बुक में देखिए ये जो टर्म लिखा गया है मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, आप देखिएगा पेज नंबर 52 पे जो यहाँ लिखा गया एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब मैंने बताया ही, एक एंड पे माउथ दूसरे पे एनस हो विथ ए वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। इसका मीनिंग क्या है इसे हम जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअल में आपकी बुक में जो वर्ड दिए हैं ना उनको मुझे डिटेल करना है, मेन पर्पज़ ये है यहाँ बताने का। तो यहाँ मस्कुलर फेरिंग्स होने का मतलब क्या है, देखिए फेरिंग्स का मेन काम क्या होता है, निगलना, सैलोड करना। जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फेरिंग्स नहीं होगा, खास करके मस्कुलर फेरिंग्स नहीं होगा, जैसे आप कोई चीज़ सैलोड करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे जीभ पे रखते हैं और जब आप दवा खाते हैं, आप देखिए जब आप मेडिसिन की गोली लेते हैं, टैबलेट लेते हैं तो जीभ से एक धक्का मारते हैं और फिर आपको गले में पता लगता है कि जो ट्यूब है उसमें एक मस्कुलर मूवमेंट हुआ और वो चीज़ सैलोड हो गई, अंदर चली गई। तो उसमें जो जिस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है ना वो हमारे फेरिंग्स का है। जो गले के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की हमारी ट्यूब है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आ जाता है। हमारे यहाँ फेरिंग्स कॉमन पाथ है। हमारे यहाँ फेरिंग्स जो है वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और वो जो है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। तो यहाँ पहली बार मस्कुलर फेरिंग्स होने का मतलब इसमें मूवमेंट होगा। इसका मतलब है कि ये सॉलिड फूड को सैलोड कर सकती है, ये सॉलिड फोल को निगल सकती है, सैलोड कर सकती है। इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ मस्कुलर फेरिंग्स नहीं था, इसलिए जो प्लैटीहेल्मिन्थेस या वो होंगे वो लिक्विड फूड पे रहेंगे। जैसे जब आप कभी लिक्विड पीते हैं, जब आप एक्स्ट्रा पाइप से कभी मैंगो फ्रूटी पीते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आप देखिए आपको निगलने के लिए वो काम नहीं करना पड़ता जो आप रोटी खाते वक्त, जो आप सॉलिड फूड को खाते वक्त जिस तरीके से आपको निगलना पड़ता है, लिक्विड में इजी होता है। तो जब तक किसी ऑर्गेनिज्म में, जब तक किसी एनिमल में ये मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल और ख़ास करके जो फेरिंग्स नहीं होगा वो सॉलिड फूड को इंगल्फ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फूड हैबिट चेंज हो गई। इससे पहले जो आपके टेप वर्म थे, अगर उनमें माउथ जैसी, टेप वर्म में तो माउथ जैसी स्ट्रक्चर नहीं थी, लेकिन अगर दूसरे जो उस ग्रुप के ऑर्गन थे जैसे फ्लैसियोला वगैरह, तो अगर वो फूड को इंगल्फ भी करते थे तो वो लिक्विड फार्म में उसे एब्जॉर्ब करते थे, न कि सॉलिड फार्म में। और यहाँ ये पहली बार सॉलिड फार्म में ले जाएंगे। सॉलिड फार्म में ले जाने के बाद यहाँ उन्हें ये डाइजेस्ट करेंगे और वो डिपेंडेंट है प्री डाइजेस्टेड फूड पे। तो ये जो पैरासाइट है स्केरिस, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और ये इंटेस्टाइन में जो सेमी डाइजेस्टेड जो हमारा फूड है, जो एक तरीके से जो फूड है जो सेमी डाइजेस्टेड है, और वो फूड जो है वो फूड जो सेमी डाइजेस्टेड है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, ये उसे इंगल्फ कर सकता है और अपने इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये एक ख़ास फीचर यहाँ पे डेवलप हुआ है। अब अगली चीज़ जो है कि अगर हम एस्केरिस के रेफरेंस में, जैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना वो ज़्यादातर एस्केरिस के रेफरेंस में दी गई। जैसे जब ये पैरासिटिक फॉर्म है और हमारी इंटेस्टाइन में रहता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं। सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए बहुत नहीं करना पड़ता है, जो फ्लूइड है वो सारे ऑर्गन और बॉडी पार्ट को यहाँ मिलते रहते हैं। तो सर्कुलेशन के लिए अलग से कोई सिस्टम यहाँ नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। डाइजेशन के बाद ये चीज़ें डायरेक्ट इस जो है, जैसे यहाँ अगर किसी ये सेमी सॉलिड फूड को अगर यहाँ ये डाइजेस्ट करता है तो ये इसे डायरेक्ट जो है इस फ्लूइड में एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है तो हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक इसकी पहुँच हो जाती है, तो सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑक्सीजन का रोल ही नहीं है, तो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के। जो एक्वेटिक फार्म है उनमें गिल्स होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, बट आपको जो टिपिकल एनिमल मेंशन किया गया एस्केरिच वो पैरासिटिक फार्म है, तो यहाँ रेस्पिरेशन की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्सक्रीशन की बात आते हैं, तो यहाँ एक्सक्रीशन एक स्पेशल टाइप की सेल से होता है जिन्हें रेनेट सेल या एच शेप सेल बोलते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ। जो एक्सक्रीशन है ना, वो एक्सक्रीशन एक इस टाइप की एक स्पेशल सेल होती है बॉडी में, जो अल्फ़ाबेट एच शेप की बनी होती है, इसीलिए इसे एच शेप सेल बोलते हैं या रेनेट सेल। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये जो है बॉडी फ्लूइड को इस तरीके से फिल्टर करती हैं। ठीक है, ये चारों तरफ बॉडी फ्लूइड है और ये फ्लूइड को यहाँ से फिल्टर करती हैं, और ये जो है यहाँ से ये एक्सक्रीटरी पोर हैं। इनको बोला जाता है, ये एक तरीके की प्रोटोनेफ्रिडिया है। जो कंडीशन आपको बताया था, प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब सेलुलर ग्रेड का एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका जो रोल है वो ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी दोनों होता है। ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी। आप जानते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन को मैनेज करना, और एक्सक्रीटरी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, दोनों होता है। तो ये सेल यहाँ लगी होती हैं और इस जो सिलोमिक फ्लूइड में लगी होती हैं, और यहाँ से ये फिल्टर करके बॉडी से बाहर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालते रहती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसकी बहुत डिटेलिंग आपके बुक में नहीं दी गई है, जैसे कि इसका नर्वस सिस्टम। तो जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेटा से पहले, उनका नर्वस सिस्टम गैंग्लिया और नर्व कार्ड से बना होता है। वो क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, गैंग्लिया हम जो है ना, एक्चुअल में जो नर्व सेल होती है इस तरीके से, जो आपने पढ़े होंगे नर्व सेल को, न्यूरॉन को। ठीक है, तो ये इनका डेंड्रॉन वाला पोर्शन है, ये है साइटॉन इसकी सेल। इस सेल को जब ये सीएनएस से बाहर होती है, जिनमें सेल नहीं होती है, जिसमें सीएनएस नहीं होता है, बस ये जो है गुच्छों में क्लस्टर्स में होती है। जब ये क्लस्टर्स में होती है तो इनको हम नेम देते हैं आउटसाइड सीएनएस, इन्हें गैंग्लिया बोलते हैं। और ये जो एक्सॉन है ना, इसको हम नर्व कार्ड बोलते हैं।